वाई नॉन कोऑपरेशन। अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो भारतीयों के सहयोग के कारण ही स्थापित हुआ था और ये इंडिया में सरवाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर भारत के लोग सहयोग करना बंद कर दें तो भारत में ब्रिटिश रूल 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि नॉन कोऑपरेशन जो है ये एक आंदोलन कैसे बन सकता है। इसके लिए गांधी जी ने कहा कि इस मूवमेंट को डिफरेंट जो स्टेज है उस पर डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू आगे बढ़ाया जाए। इसकी शुरुआत पहले हो कि गवर्नमेंट ने जो टाइटल्स जो ऑनर इंडियंस को दिए हैं, सबसे पहले भारत के लोग वो टाइटल्स जो है वो सरेंडर कर दें, वो टाइटल्स वापस कर दें। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स सबका बॉयकॉट किया जाए। बॉयकॉट करने का मतलब कि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के साथ किसी तरह का संपर्क मत रखें, उनसे ना जुड़े और उनका इस्तेमाल ना करें। और अगर गवर्नमेंट इसको दबाने की कोशिश करती है तो जो इंडियंस हैं वो एक लार्ज स्केल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दें। 1920 के समर्स में महात्मा गांधी और शौकत अली इन्होंने इस मूवमेंट के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों का समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग थे जो कि इन प्रपोजल्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न थे, चिंतित थे। वे नवंबर 1920 में होने वाले काउंसिल इलेक्शंस जो है उसको बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि ये मूवमेंट जो है इसमें लोग वायलेंस कर सकते हैं और इस तरह से सितंबर से दिसंबर तक के जो मंथ थे उसमें कांग्रेस के अंदर खींचतान चलती रही मतलब कांग्रेस में 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को शुरू करना चाहता था और दूसरा जो ग्रुप था वो उस आंदोलन के फेवर में नहीं था। कुछ समय तो ऐसा लगा कि सपोर्टर्स और अपोनेंट्स जो हैं उनके बीच में कोई भी सहमति नहीं हो सकती, कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं बन रहा था। फाइनली कांग्रेस का एक सेशन, कांग्रेस की एक मीटिंग नागपुर में दिसंबर 1920 में हुए। इसमें दोनों ही ग्रुप अपोनेंट्स एंड सपोर्टर्स के बीच में एक तरह से समझौता हो गया और नॉन कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है उसको एडॉप्ट कर लिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ा, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन का जो आइडिया था उसको किस तरह से समझा। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हर सोशल ग्रुप के अपने अपने एस्पिरेशंस थे इस मूवमेंट को लेकर के, उनकी अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी इच्छाएं थी और इसीलिए डिफरेंट ग्रुप्स ने जो स्वराज का कॉल था उसमें उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया, स्वराज के कॉल में उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया, लेकिन
उनके लिए स्वराज का जो मीनिंग था, अलग अलग ग्रुप के लिए स्वराज के मीनिंग भी अलग अलग थे। 2.1 मूवमेंट इन द टाउन्स। इस मूवमेंट की शुरुआत शहरों में हुई और इसमें मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन रहा। हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल छोड़ दिया। गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे उनका बॉयकॉट किया। गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी बॉयकॉट हुआ। हेडमास्टर्स, टीचर्स इन्होंने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने कोर्ट में अपने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए, मतलब वकीलों ने अपनी वकालतें छोड़ दी। काउंसिल इलेक्शंस का भी ज्यादातर प्रोविंसेस में बॉयकॉट किया गया। सिर्फ मद्रास में ही, जहां पर जस्टिस पार्टी जो कि नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उन्हें लगता था कि काउंसिल्स में ही एंटर करके वो किसी तरह का पावर, किसी तरह का जो सत्ता है वो हासिल कर सकते हैं। और उस समय उनके अकॉर्डिंग जो पावर है वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पास ही थी मद्रास में, और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके ही पावर गेन कर सकते हैं। इसीलिए जस्टिस पार्टी ने जो मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस थे उसमें पार्टिसिपेट किया। नॉन कोऑपरेशन का जो इफेक्ट था इकोनॉमिक फ्रंट पे, ये बहुत ही ड्रामेटिक रहा। इकोनॉमिक फ्रंट पे फॉरेन गुड्स को, जो विदेशी सामान था, उसको बॉयकॉट किया गया, मतलब लोगों ने उसका बहिष्कार किया, उसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लिक्वर शॉप्स जो थी, शराब की दुकानें, इनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। ये एक तरह का प्रदर्शन होता है जिसमें जो लोग हैं वो दुकान के एंट्रेंस पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं, ताकि दुकान के, फैक्ट्री, ऑफिस के एंट्रेंस पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई उसमें जा ना सके, कोई काम ना हो सके, लोग दुकानों में जाके सामान ना खरीद सके। तो इस तरह से लिक्वर शॉप्स दे वर पिकेटेड। जो फॉरेन गुड्स थे, विदेशी जो कपड़े थे, दे वर बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। जो फॉरेन क्लोथ था इसका इंपोर्ट हाफ हो गया 1921 और 1922 के बीच में। फॉरेन क्लोथ का जो इंपोर्ट है वो 102 करोड़ इस वैल्यू का फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट इंडिया में होता था। अब ये रिड्यूस होके सिर्फ 57 करोड़ का ही इंपोर्ट 1922 में हुआ। कई सारे प्लेसेस में जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने से, विदेशी सामान का व्यापार करने से मना कर दिया, या विदेशी जो व्यापार है उसको फाइनेंस करने से मना कर दिया। जब बॉयकॉट मूवमेंट आगे बढ़ा तो लोगों ने जो इंपोर्टेड क्लोथ्स हैं उनको यूज करने से मना कर दिया और सिर्फ इंडियन क्लोथ्स को ही पहनना शुरू कर दिया, जिसके कारण अब जब फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया और इंडियन क्लोथ्स को यूज किया गया तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ गया। लेकिन ये जो मूवमेंट था शहरों में, इसका असर धीरे धीरे कम पड़ने लगा। इसके कई सारे रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जो खादी क्लोथ था, जो खादी का कपड़ा था, ये फैक्ट्री के बने कपड़ों के मुकाबले काफी महंगा था और इसीलिए गरीब लोग खादी का कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसको खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो ज्यादा समय तक जो मिल्क क्लॉथ को बॉयकॉट नहीं कर पाए। इसी तरह से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी बॉयकॉट ज्यादा समय तक पॉसिबल नहीं रहा। इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के पैरेलल इंडियन इंस्टीट्यूशन को भी
स्टैब्लिश करना जरूरी था, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन या जो आपके पैरेलल इंस्टीट्यूशन का जो सेटअप था, इसके सेटअप का प्रोसेस काफी स्लो था, जिसके कारण बाद में जो स्टूडेंट्स और टीचर्स इन्होंने दोबारा स्कूल जो है वो ज्वाइन कर लिया। टीचर्स पढ़ाने जाने लगे और स्टूडेंट्स पढ़ने वापस गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे। इसी तरह से जो लॉयर्स थे उन्होंने दोबारा जो गवर्नमेंट कोर्ट थे उनको ज्वाइन कर लिया। रिबेलियन इन द कंट्री साइड, शहरों से होता हुआ ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये गांव में भी फैल गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कई सारे पीजेंट मूवमेंट चल रहे थे, किसानों के आंदोलन चल रहे थे और कई सारे जो ट्राइबल लोगों के मूवमेंट चल रहे थे। जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट गांव में पहुंचा तो ये पहले से ही चल रहे किसान आंदोलनों और आदिवासियों के आंदोलनों में मर्ज हो गया, इसमें समा गया। अवध की अगर हम बात करते हैं तो अवध में जो किसान थे उनके लीडर बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र इसके पहले फिजी में एज अ इंडेंचर्ड लेबरर वर्क कर चुके थे। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो कि इसके पहले फिजी में एज अ इंडेंचर्ड लेबरर काम कर चुके थे। और अवध में जो मूवमेंट चल रहा था, किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो अवध के तालुकदारों के विरुद्ध था, वहां के जो लैंडलॉर्ड थे उनके विरुद्ध था, क्योंकि ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड जो किसान थे इनसे बहुत ज्यादा रेंट लेते थे। इसके अलावा और भी कई तरह के जो टैक्सेस लोगों से लेते थे। किसानों को लैंडलॉर्ड के लिए, तालुकदारों के लिए बेगार भी करना पड़ता था। इसके अलावा जो एज अ टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये तालुकदारों के खेतों पर, जमींदारों के खेतों पर जो काम कर रहे थे, इनके खेतों के बदले वो टैक्स देते थे या रेंट देते थे, लेकिन बेशक ये रेंट देते थे लेकिन एज अ टेनेंट इन्हें टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जो लैंडलॉर्ड थे, तालुकदार थे, ये रेगुलरली इनको इनके खेतों से हटाते रहते थे ताकि ये उस किराए की जमीन पर कोई भी अधिकार ना जमा सकें। जो किसानों का आंदोलन था उसमें किसानों का डिमांड था कि लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, बेगार को एबॉलिश किया जाए, बेगारी बंद हो और जो अत्याचारी ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड हैं उनका सोशल बॉयकॉट हो, उनका सामाजिक बहिष्कार हो। कई जगहों पर नाई धोबी बंद जो है वो भी ऑर्गेनाइज किए गए। वहां के जो पंचायत थी उन्होंने जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड थे उनके विरुद्ध नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया। कहने का मतलब वहां पर जो नाई और धोबी थे उन्होंने ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स को अपनी सर्विसेज जो है उसको देना बंद कर दिया, अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अवध की गांवों का दौरा किया। अब वहां के जो किसान थे गांव वालों से बात की, उनके प्रॉब्लम को, उनके असंतोष के कारणों को समझने की कोशिश की और अक्टूबर आते आते और किसान सभा, अवध किसान सभा
इसकी स्थापना की गई, जिसके हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोकल लीडर्स थे। 1 महीने के अंदर ही अवध किसान सभा की लगभग 300 ब्रांचेस इस एरिया के अलग अलग गांवों में स्थापित हो चुकी थी। और इसीलिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुआ, तो कांग्रेस का एफर्ट था, उनकी कोशिश थी कि अवध के किसानों का संघर्ष जो है, इसको भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन जिस तरह से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ा, इससे कांग्रेस लीडरशिप नाखुश था। जब ये मूवमेंट 1920 में अवध के गांव में फैला, तो जो तालुकदार थे और जो व्यापारी थे, उनके घरों पर अटैक किया गया, उनके घरों पर हमला किया गया, बाजारों को लूटा गया, इनके जो गोदाम थे, ग्रेन होर्ड्स थे, इनको भी लूट लिया गया। कई सारे प्लेसेस में जो स्थानीय नेता थे, इन्होंने किसानों से कहा कि गांधी जी ने घोषणा की है कि कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा और जो लैंड है, जो खेत हैं, उनको गरीबों में बांट दिया जाएगा। और इस तरह से महात्मा गांधी का नाम उन सारी कार्रवाइयों को, उन सारे जो पीजेंट्स थे, उनके एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया गया, जैसा कि किसान चाहते थे। जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, जो आदिवासी किसान थे, उन्होंने गांधी जी का जो संदेश था और जो स्वराज का विचार था, उसका कुछ अलग ही मतलब निकाला। जैसे जो आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स हैं, यहाँ पर 1920s के शुरुआत से ही एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ था। ये जो आपका मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर था, ये इस तरह का स्ट्रगल था जिसे कांग्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, अप्रूव नहीं करती। यहाँ दूसरे फॉरेस्ट एरियाज की तरह ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया था। ज्यादातर जो जंगल थे, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, जिसके कारण जो लोकल लोग थे, ये रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर सकते थे, यहाँ से लकड़ियां नहीं ले सकते थे, अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे, फ्यूल वुड या फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे, जिससे पहाड़ पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी जीविका, उनका लाइवलीहुड इफेक्ट हो रहा था, बल्कि इनका जो पारंपरिक अधिकार था, ट्रेडिशनल राइट था टू यूज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये ट्रेडिशनल राइट भी डिनाय हो रहा था। और जब गवर्नमेंट ने इन्हें फोर्स किया कि जो जंगल में वहां पर जो रोड बन रही है, उस रोड को बनाने के लिए ये बेगार करें, बिना पैसे के मजदूरी करें, तो यहाँ के लोगों ने, जो पहाड़ी लोग थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। और जो इनका लीडर सामने आया, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर था। इनके लीडर कौन थे? ये अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, इनका ये दावा था कि इनके पास स्पेशल पावर्स हैं, इनके पास कई सारे स्पेशल पावर्स हैं। जैसे ये एग्जैक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों को हील कर सकते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और ये जो बुलेट से भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब बंदूक की गोलियां भी इन्हें मार नहीं सकती, बुलेट शॉट से भी सरवाइव कर सकते हैं। लोग
इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनसे इन्फ्लुएंस होके जो रिबल्स थे उनका ये मानना था कि अल्लूरी सीताराम राजू ये एक ईश्वर का अवतार है। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी की महानता, इनकी ग्रेटनेस की भी बात करते थे, महात्मा गांधी के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए इंस्पायर किया, शराब छोड़ने के लिए भी इंस्पायर किया, लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी क्लेम किया कि इंडिया को सिर्फ नॉन वायलेंस के बल पर आजादी नहीं मिल सकती। जो गुडम रिबल्स थे, इन्होंने पुलिस स्टेशंस पे अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उनको भी मारने की कोशिश की और इन्होंने स्वराज हासिल करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू रखा। अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर लिया गया 1924 में और फांसी दे दी गई और इस तरह से समय के साथ अल्लूरी सीताराम राजू अपने लोगों के बीच में फोक हीरो बन गए, लोकनायक बन गए। स्वराज इन द प्लांटेशंस। महात्मा गांधी के जो विचार थे और स्वराज को लेकर के उनके की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में मजदूरों की समझ जो थी वो अलग थी, या उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से समझने की कोशिश की। जैसे असम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो कि असम के बागानों में काम करते थे, उनके लिए स्वराज, उनके लिए आजादी का मतलब था कि जब स्वराज आएगा तो उन्हें उन कन्फाइंड एरिया से जिसमें वो रहने के लिए फोर्स है उससे बाहर निकलने की आजादी मिलेगी। और आजादी से उनका मतलब था कि अब वो अपने गांव में वापस जा पाएंगे, उनका जो अपने गांव से लिंक है वो दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा। 1859 में जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स हैं वो बिना परमिशन प्लांटेशन एरिया से बाहर नहीं जा सकते और उन्हें ये परमिशन रेयरली कभी मिलती थी। जब असम के प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो हजारों की संख्या में जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने जो हेड थे उनके ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस को ओबे करने से मना कर दिया। प्लांटेशन गार्डन्स को छोड़ के वो अपने गांव की तरफ, घरों की तरफ लौट पड़े। उनका मानना था कि गांधी राज आ रहा है और गांधी राज में सबको अपने गांव में ही जमीनें मिलेंगी और उन्हें काम के लिए इन प्लांटेशन गार्डन्स में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपने डेस्टिनेशन मतलब अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रेलवे और स्टीमर यहाँ पर स्ट्राइक चल रहा था, जिसके कारण वो रास्ते में फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, बुरी तरह से पीटा गया और वापस प्लांटेशन गार्डन्स में भेज दिया गया। तो इस तरह से ये जो लोकल मूवमेंट चल रहे थे, इन लोकल मूवमेंट के जो विजन थे उसको कांग्रेस प्रोग्राम में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया था। उन्होंने जो स्वराज वर्ड कांग्रेस ने यूज किया था, उस स्वराज वर्ड का जो मतलब है अलग अलग सोशल ग्रुप ने स्वराज शब्द का अलग अलग अर्थ निकाला
और हर एक के लिए स्वराज वर्ड, उनके जो कष्ट थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, स्वराज आएगा तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ऐसा उनका मानना था। लेकिन फिर भी जब जो ट्राइबल लोग या जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल गांधी जी का नाम लेते थे या जो स्लोगन है उसको रेस करते थे, स्वतंत्र भारत, ये स्लोगन जो है उसको रेस करते थे, तो इस तरह से उन स्लोगन्स में वो एक तरह से इमोशनली एक ऑल इंडिया एजुकेशन की बात करते थे, वो अखिल भारत आंदोलन की बात करते थे और पूरे इंडिया के लिए बात करते थे। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। उनको लगता था कि ये जो मूवमेंट है अब ये वायलेंट होता जा रहा है और किसी भी मास मूवमेंट को शुरू करने के पहले जो सत्याग्रही हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेन करने की जरूरत है। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि अब मास स्ट्रगल से, जन आंदोलन से थक चुके थे और ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग कई सारे प्रोविंसेस में होने वाले थे, उन प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश पॉलिसीज को काउंसिल के अंदर जाकर के अपोज किया जाए, काउंसिल के अंदर जाकर के रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया जाए और ये भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं ये डेमोक्रेटिक नहीं है। C.R. दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी इसको बना ली थी और स्वराज पार्टी का एम था काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाना, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। लेकिन जो कांग्रेस के यंगर लीडर्स थे, जो कांग्रेस के युवा नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इस चीज पे बल दिया कि और ज्यादा रेडिकल मास एजिटेशन को बढ़ावा दिया जाए और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाए और उस उग्र आंदोलन के द्वारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव किया जाए। इंटरनल डिबेट और जो डिसएग्रीमेंट के सिचुएशन में दो ऐसे और फैक्टर्स थे जिन्होंने लेट 1920s के इंडियन पॉलिटिक्स को एक शेप प्रोवाइड किया। जो पहला फैक्टर था वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का इफेक्ट था। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण 1926 के बाद से ही इंडिया में एग्रीकल्चरल प्राइसेस, जो एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस थे, उनका गिरना शुरू हो गया, उनका जो है नीचे आना शुरू हो गया और 1930s के बाद से एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइसेस पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स का डिमांड नीचे गिरा, एग्रीकल्चरल गुड्स का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हुआ, तो इसका एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हुआ और किसानों के लिए मुश्किल हो गया अपने फसल को बाजारों में बेचना। और जब उनकी फसल नहीं बिक रही थी, उनके पास कैश इनकम नहीं था, तो उनके लिए काफी मुश्किल था रेवेन्यू पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। तो इस तरह से
30s तक भारत का जो ग्रामीण इलाका था, भारत के जो गांव देहात थे, इसमें बहुत ज्यादा टर्मोइल देखने को मिला, बहुत ज्यादा कह सकते हैं डिससेटिस्फेक्शन लोगों के अंदर देखने को मिला। लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे, बहुत ज्यादा क्रोध में थे। इसी बैकग्राउंड में ब्रिटेन की जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सर जॉन साइमन के लीडरशिप में एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था, इसका एम था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना या उसको कम करना। कमीशन का मेन एम था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखना और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को सजेस्ट करना। प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन में किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया गया था। इस कमीशन के सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे और इंडियंस ने इसीलिए ये डिसाइड किया कि हम इस कमीशन को अपोज करेंगे, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में एक इंडियन ही बेटर बता सकता है।